हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का रसायन विज्ञान भाग 1 का पहला पार्ट चल रहा है इस समय। लास्ट वीडियो में आप लोग पहले पार्ट को पढ़ रहे हैं। लास्ट वीडियो तक मैं आपको क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के मैंने आपको प्रकार पढ़ा रहा था। इसको मैंने बताया था 4 भागों में आपको बांटा गया है। सामने आपके लिखा हुआ है, देखिए। जैसे कोवेलेंट हो बताया था आपका, नेटवर्क सॉलिड, आयनिक सॉलिड, मॉलिकुलर और आपके मेटेलिक सॉलिड्स। ठीक है, तो जो कोवेलेंट आपके सॉलिड्स थे वो मैंने आपको कल यहाँ इसकी जानकारी दे दी थी, कल इसका पढ़ा दिया था। यहाँ तक आपका ये पूरा हो गया था कल। ठीक है, तो यहाँ तक का काम आप लोग करते चलिए। अच्छा, इसके बाद में आपका ऊपर देख रहा है आयनिक सॉलिड है आपके दूसरे नंबर पे। तो आज आपके चलेंगे आयनिक सॉलिड्स। ठीक है, पिछले काम में अगर कहीं किसी को कोई समस्या आती है तो वो मुझसे पूछ सकता है। चलिए, तो आज फिर आपका शुरू करते हैं आयनिक सॉलिड्स। देखिए, आयनिक सॉलिड्स जो होते हैं उनको बोलते हैं आयनिक ठोस। ठीक है, तो इन ठोसों की संरचनात्मक इकाइयाँ जो होती हैं आपकी, वो धनात्मक और ऋणात्मक आयन होते हैं। ठीक है, क्या होती है, जैसे कि ऊपर वाले में जैसे कोवेलेंट मैंने आपको पढ़ाया था, तो कोवेलेंट में मैंने आपको बताया था कि इनके अवयवी कण क्या होते हैं, परमाणु होते हैं। क्या होते हैं, परमाणु। तो आप लोग ये ज़रूर याद रखेंगे कि किस प्रकार के सॉलिड में उसके अवयवी कण से मतलब क्या होता है कि परमाणु, अणु, आयन, यानी कि जिन कणों से मिलकर वो बना हुआ है, जिन कणों से मिलकर कोई ठोस बना हुआ है, उन कणों को कहते हैं उसके अवयवी कण। ठीक है, तो ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर रखेंगे अपना कि अवयवी कण किसे कहते हैं। ठीक है, चलिए, तो कोवेलेंट जो आपके होते हैं उनमें आपके जो अवयवी कण होते हैं वो क्या होते हैं, परमाणु होते हैं। ठीक है, और जो आपके आयनिक सॉलिड्स होते हैं इनमें जो आपके अवयवी कण होते हैं, तो अवयवी कण या संरचनात्मक इकाइयाँ, तो एक ही बात होती है, ये कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है। संरचनात्मक इकाइयों से मतलब भी वही होता है, संरचनात्मक इकाइयाँ, यानी कि उसकी संरचना में जो इकाइयाँ मिली हुई हैं उनको कहते हैं संरचनात्मक इकाइयाँ, यानी कि जिन इकाइयों से मिलकर उस ठोस की रचना हुई है या संरचना हुई है वो कहलाती हैं उसकी संरचनात्मक इकाइयाँ। तो इसमें जो क्या होता है आपका, ये जो आयनिक सॉलिड्स होते हैं इनमें जो इनकी संरचनात्मक इकाइयाँ होती हैं, अर्थात जिन इकाइयों से मिलकर आयनिक सॉलिड्स बने होते हैं वो होती हैं इनमें धनात्मक एवं ऋणात्मक आयन। ठीक है, अर्थात आपको पता है आयन 2 प्रकार के होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक। तो आयनिक जो सॉलिड, और इनके नाम से भी स्पष्ट है, आयनिक ठोस। जब आयनिक ठोस हैं तो इनकी जो इकाइयाँ होंगी वो भी आपके आयन होंगे। तो इनकी धनात्मक और ऋणात्मक आयन होते हैं। इनमें प्रत्येक आयन विपरीत आवेशित आयनों की एक निश्चित संख्या से घिरा हुआ होता है। अर्थात जब इसके जालक की रचना होती है तो उसमें क्या होता है कि एक जो कोई से भी आयन हो, चाहे वो ऋणायन हो या वो धनायन हो, तो धनायन ऋणायन की एक निश्चित संख्या से और ऋणायन आपका धनायन की एक निश्चित संख्या से घिरा हुआ रहता है। वो संख्या आपकी फिक्स होती है। उस संख्या को क्या कहते हैं, इसी पाठ में आपको आगे पढ़ाया जाएगा। ठीक है, संख्या यानी कि वो वाली संख्या, जैसे कि मान लीजिए कोई भी आपका आयन है तो वो एक आयन, जैसे कि ऋणायन, कोई एक ऋणायन आपका कितने धनायनों से घिरा हुआ है, तो वो संख्या आपकी, वैसे मैं अभी बता देता हूँ आपको, वो उपसह संयोजन संख्या कहलाती है। तो वो आपको मैं आगे जाके इसमें पढ़ाऊँगा। ठीक है, ठीक है बेटा। चलिए, तो क्या होता है इसकी मतलब ये एक निश्चित संख्या द्वारा घिरा हुआ, तो उपसह संयोजन संख्या उसको कहते हैं, ये बता दिया। ठीक है, इनके गलनांक तथा क्वथनांक कैसे होते हैं, उच्च होते हैं। इनके जो गलनांक होते हैं और इनके जो क्वथनांक होते हैं वो आपके कैसे होते हैं, उच्च होते हैं। ये आप लोग ये नोट इतना याद रखेंगे। चलिए, ये कठोर होते हैं, ठीक है, एवं भंगुर प्रकृति के होते हैं। ठीक है, यानी ये कठोर भी होते हैं और भंगुर प्रकृति के होते हैं। ये विद्युत के कुचालक होते हैं। कैसे होते हैं, विद्युत के कुचालक। अच्छा, यहाँ ध्यान देने वाली बात एक ये और है कि ये विद्युत के जो कुचालक होते हैं वो अपनी ठोस अवस्था में होते हैं। कैसी अवस्था में होते हैं, ठोस अवस्था में। ठोस अवस्था का मतलब ये है कि जब ये अपनी ठोस अवस्था में होते हैं तो इनके जो आयन होते हैं उन्हें अभिगमन नहीं मिलता, अर्थात वो अभिगमन नहीं कर पाते, अभिगमन के लिए स्वतंत्र नहीं होते हैं। जब आयन अभिगमन के लिए स्वतंत्र नहीं होंगे तो वो जो आपका सॉलिड होगा वो कैसा होगा, विद्युत का कुचालक होगा। ठीक है, परंतु अगर इसकी गलित अवस्था कर दिया, अर्थात इसको जल में घोल दिया जाए या इसका जलीय विलयन बना दिया जाए, तो इसके जो आयन होते हैं वो इसके गमन के लिए क्या हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। ठीक है, जब गमन के लिए मुक्त हो जाते हैं तो ये विद्युत का चालन करते हैं। तो ये बात आप लोग याद रखेंगे
कि जो आपके आयनिक सॉलिड्स होते हैं वो आपके ठोस अवस्था में तो कैसे होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं, परंतु अगर गलित अवस्था हो उनकी तो वो कैसे हो जाते हैं, विद्युत का चालन करने लगते हैं। ठीक है, चलिए इसके एग्जाम्पल हैं आपका कुछ NaCl है, पोटेशियम नाइट्रेट है, सोडियम सल्फेट है, कैल्शियम ऑक्साइड है, ये इसके कुछ एग्जाम्पल हैं। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर NaCl की संरचना है आपके यहाँ पर, तो मैं इसका जो डायग्राम है वो मैं उसकी PDF में यहाँ पर डाल दूंगा। PDF में बीच में जो पेज होगा वो यहाँ पर इसके डायग्राम का होगा NaCl की संरचना का। तो यहाँ ये लिखने के बाद आप लोग यहाँ पर इसकी NaCl की संरचना बना लेंगे। ठीक है, चलिए अब आपका जो नेक्स्ट है थर्ड, वो है आपका मॉलिकुलर सॉलिड्स। ठीक है, मॉलिकुलर सॉलिड्स देखिए इसको, इनमें अभी भी जो कण आपके होते हैं वो अणु होते हैं। ठीक है, फिर वही बात बता रहा हूँ, दोबारा से ध्यान देंगे। प्रत्येक सॉलिड में उसके अवयवी कण अवश्य याद रखेंगे कि जो भी आपका सॉलिड आ रहा है उसके अवयवी कण क्या हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखेंगे इस बात का कि किसी भी सॉलिड का अवयवी कण क्या होता है। ठीक है, ठीक है, तो इसमें क्या है, जो मॉलिकुलर सॉलिड्स आपके होते हैं उनके जो अवयवी कण होते हैं वो आपके अणु होते हैं। ठीक है, जो वान डर वाल्स बलों के द्वारा बंधे रहते हैं। बल भी याद रखेंगे कि किस सॉलिड्स के कण किस बल के द्वारा बंधे हुए रहते हैं। ठीक है, इनकी प्रकृति के आधार पर इनको पुनः वर्गीकृत किया गया है। फर्स्ट है इसका नॉन पोलर मॉलिकुलर सॉलिड्स। ठीक है, तो नॉन पोलर में आप लोग देखेंगे नॉन पोलर कौन से होते हैं। नॉन पोलर में जो आपके होते हैं इनमें अध्रुवीय अणु या परमाणु होते हैं, यानी कि जो नॉन पोलर आपके होते हैं उनके जो अणु होते हैं वो कैसे होते हैं, अध्रुवीय। कैसे होते हैं, अध्रुवीय। अध्रुवीय को बोलते हैं नॉन पोलर, यानी कि अध्रुवीय नॉन पोलर होते हैं। ठीक है, इनमें अध्रुवीय सहसंयोजक आबंध पाया जाता है। ठीक है, अच्छा मैंने आपको एक बार पिछली क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था सहसंयोजक आबंध, जहाँ मैंने आपको पढ़ाया था आपके यहाँ फर्स्ट ईयर में चौथा पाठ है रासायनिक आबंधन, याद होगा सबको। तो उस पाठ में मैंने आपको बंध पढ़ाए थे, बॉन्ड, और बॉन्ड में मैंने आपको मोस्टली 3 टाइप्स के बॉन्ड पढ़ाए थे। एक आपको पढ़ाया था वैद्युत संयोजी बंध, दूसरा आपको पढ़ाया था सहसंयोजी बंध, और तीसरा मैंने आपको पढ़ाया था उपसहसंयोजी बंध। तो जहाँ पर मैंने आपको सहसंयोजी बंध पढ़ाया था, तो सहसंयोजी बंध में मैंने आपको 2 प्रकार के सहसंयोजी बंध पढ़ाए थे, एक आपके ध्रुवीय सहसंयोजी बंध और एक आपके पढ़ाए थे अध्रुवीय सहसंयोजी आबंध। तो वही आपका ये आ रहा है, अध्रुवीय सहसंयोजक आबंध पाया जाता है। ठीक है, ये अणु या परमाणु दुर्बल वान डर वाल्स बलों द्वारा बंधे रहते हैं। ठीक है, इनके कुछ एग्जाम्पल देना, जैसे आर्गन है, हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, आयोडीन है, CCl4 CO2 आदि। ठीक है, तो ये आपके इसके कुछ नॉन पोलर के एग्जाम्पल हैं। विद्युत के ये भी कुछ अलग होते हैं, इनके गलनांक जो है निम्न होते हैं। दुर्बल देखो यहाँ शब्द आई है, दुर्बल वान डर वाल्स, जब इनमें फोर्स होता है तो इनके ऑब्वियसली इनके गलनांक जो होंगे वो कैसे होंगे, थोड़े निम्न होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो आपका इसी में आता है मॉलिकुलर सॉलिड का जो अगला जो आपका भाग आता है वो आपका आता है पोलर मॉलिकुलर सॉलिड्स। जो ये आपके ध्रुवीय होते हैं। ठीक है, नॉन पोलर मतलब होता है अध्रुवीय और पोलर का मतलब होता है ध्रुवीय। ठीक है, मॉलिकुलर सॉलिड्स, तो ये कैसे होते हैं, ये ध्रुवीय अणुओं से बने हुए होते हैं, और ये कैसे से बने होते हैं, अध्रुवीय से, और ये कैसे से बने होते हैं, ध्रुवीय से। ठीक है, अणुओं से बने होते हैं। ठीक है, ध्रुवीय सहसंयोजक बंध पाया जाता है। अब याद रखेंगे दोनों में अंतर क्या हो गया, यहाँ कौन सा बॉन्ड पाया जा रहा है, देखिए ऊपर अध्रुवीय सहसंयोजक आबंध। ठीक है, और यहाँ आपका पाया जा रहा है ध्रुवीय सहसंयोजक आबंध। ठीक है, ठोस होते हैं, मुलायम होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं। ठीक है, और आपका इसका जो एग्जांपल है SO2 HCl etc। ठीक है, इसमें आपका तीसरा एक और प्रकार है आपका हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिकुलर सॉलिड्स। ठीक है, तो आप लोग फिलहाल अभी यहाँ तक काम करेंगे, ये और हेडिंग डाल के रखेंगे इस हेडिंग का, और इससे आगे का काम आपको अगली वीडियो में देंगे। ठीक है, तो ये आप लोग सभी इसको काम को अपना करते चलेंगे, फिर कहीं कोई समस्या हो उसको पूछ लेंगे। और अब सभी के पास बुक का होना बहुत ज़रूरी है, मैंने इसीलिए ये पाठ पहले नहीं कराया था, अब करा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ सभी बहनों के पास बुक होगी, अब नहीं है तो ले लीजिए, क्योंकि इस पाठ में आपको बुक की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ने वाली है। यहाँ पर मैं जो डायग्राम दूंगा आपको, वैसे तो मैं आपको डायग्राम यहाँ से उसकी PDF बना के डालूँगा, लेकिन फिर भी कहीं कोई समस्या आती है तो आप उससे बुक की भी मदद ले सकते हैं। ठीक है, और कोई समस्या आती है तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ तक का काम आप लोग अपना फेयर कर लेंगे, इससे आगे का काम आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे। ओके।